बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रोशी पढ़ लें। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने वेरिएंस के पास पेपर के क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे छोटे से बेसिक्स वाले क्वेश्चन रह गए रिमेनिंग, तो रोज़ का आप एक आधा करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है जी, सेकंड लास्ट चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 16 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका हमने पहला वाला हिस्सा सबसे शुरू में पढ़ा था, दैट इज़ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने क्या सीखा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने ये सीखा कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर किस पे पड़ा हुआ है। फिर हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने देखा कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो कितना आ रहा है, जिसको हम एसओएफपी में रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में तो सिर्फ हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना सीखा था। अब इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज़रूरी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में है क्या? मिसाल के तौर पर हम अपने पास इन्वेंट्री कितनी रखें, या मैं अपने पास इन्वेंट्री कितने मंगवाऊँ, कम मंगवाऊँ, ज़्यादा मंगवाऊँ, या ज़रूरत के तहत मंगवाऊँ। अब मुझे ये फैसला करना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हमारे घर में आटा ख़त्म होने वाला है, तो अम्मा को पता चल गया कि सिर्फ 2-3 दिन की और रोटियां बनेगी, उसके बाद आटा ख़त्म हो जाएगा, तो अम्मा क्या करेंगे? सारा आटा ख़त्म होने का वेट करेंगी, या जब थोड़ा सा आटा रह जाएगा पहले ही मंगवा लेंगी, जब ख़त्म होने लगा तभी मंगवा लेगी। अब अम्मा ने फैसला करना है। अब अम्मा ने फैसला ये करना है कि जब सारा ख़त्म हो जाए उसके बाद आराम से उनसे मंगवा लिया जाए, एक ये फैसला है। या अभी आधी ड्रमी जो है वही इस्तेमाल हुई है, तो मैं एक और नई बोरी मंगवा लूँ, क्या ये फैसला अम्मा ने करना है? अब क्या करना है? ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर पता चल रहा है कि आगे प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो दिल करेगा आज एक बोरी खरीद के रख लेते हैं, सस्ती पड़ रही है, तो चलो पैसे तो बचा लिए कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी, आज हमने क्या किया, एक अच्छा डिसीजन लिया, हमने एक बोरी खरीद के रख ली, पैसे बचा लिए। लेकिन वो जो बोरी खरीद के रखेंगे, अब उसकी हिफाजत नहीं करनी क्या, या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर उसकी हिफाजत ना की और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, हो सकता है वो आटा ख़राब हो जाए, तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए ज़्यादा नुकसान कर बैठे। तो उसको बचाने की कॉस्ट, उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उसकी कैरिंग कॉस्ट, वो उसके ऊपर लगेगा, उसको स्टोर करने की कॉस्ट लगेगी कि इसको महफूज रखना है ताकि आगे इस्तेमाल में आ जाए, तो उसकी भी एक टेंशन लगी रहेगी कि यार वो एक बोरी ख़राब ना हो जाए। अब इसको ले जाओ ज़रा बिगर स्केल के ऊपर। मान लो आपकी एक नान शॉप है। अब नॉन शॉप तो एक तो बोरी नहीं रखता ना कि वो ख़त्म होगी, ख़त्म होने वाली, फिर नहीं, वो तो ऑलरेडी सारी बोरियों का स्टॉक कर रख के बैठा होता है, ठीक है। तो नॉन शॉप पे जाएं तो उन्होंने क्या किया था, बोरियों का स्टॉक करके रखा होता है, रखे कितनी, अब वो कितनी स्टॉक रखे कितना ना रखे, ये सारा कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। और जो बिगर इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्होंने रॉ मटीरियल रखना होता है अपने पास, क्योंकि रॉ मटीरियल होगा तो आगे प्रोसेस होकर वो फिनिश गुड में इस्तेमाल होगा। अब वो रॉ मटेरियल कितना रखना है, ये सारा एक सारा चैप्टर इसके रिगार्डिंग, इसके इर्द गिर्द घूमेगा। मेरी बात समझ लगी? ठीक है जी। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे पहली वाली बात, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सबसे पहली वाली बात, नंबर 1, मिनिमाइज इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट। क्या ख्याल है? मैं कम से कम इन्वेंट्री मंगवाता हूँ, मेरी कम इन्वेंट्री होगी तो उसको संभालने की कॉस्ट भी कम आएगी। क्या ये बात सही है? यस और नो? क्या ये बात सही है कि कम इन्वेंट्री मंगवाएंगे उसको संभालने की कॉस्ट भी कम होगी? लेकिन क्या इस वाली बात से क्यों डर पैदा होता है? क्यों डर पैदा होता है? डर पैदा क्या होगा? अगर वो जो हमने कम इन्वेंट्री मंगवाई है अगर वो भी ख़त्म हो गई तो अब तो हम चीज़ें नहीं बना पाएंगे। तो इसके होने से एक सेकंड डर पैदा होगा। वह डर पैदा ये हो जाएगा कि स्टॉक आउट हो जाएगा। फिर उस डर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड काम, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सारा कुछ होगा। ये सारा कुछ कहाँ पर होगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही होगा। ये सारा कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही होगा। मेंटेन सफिशिएंट इन्वेंट्री टू अवॉइड स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब क्या आता है? स्टॉक का ख़त्म हो जाना। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है जी? स्टॉक का ख़त्म हो जाना, ठीक है। स्टॉक का ख़त्म हो जाना कहता है कि हमने क्या करना है, अब
जब हम कम से कम इन्वेंट्री मंगवाएंगे ताकि कॉस्ट कम हो जाए, ये तो अच्छी बात है। अब उसे स्टॉक आउट का डर होगा, तो स्टॉक आउट का डर खत्म कैसे करेंगे? हम अपने पास सफिशिएंट इन्वेंट्री को हर वक्त मेंटेन करेंगे ताकि स्टॉक की कमी ना हो पाए। ये दो मकसद हैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के। चले आगे, चैप्टर का मकसद पता चल गया। चैप्टर में करना क्या है? इन्वेंट्री को मैनेज करना है कि कितनी इन्वेंट्री मंगवाऊँ, कितनी ना मंगवाऊँ। ज़्यादा मंगवाऊँगा संभालने का खर्चा आएगा, कम मंगवाऊँगा तो स्टॉक आउट होने का डर रहेगा। तो करना क्या है, क्या करना चाहिए, वो सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट पर्टिकुलर टू दिस चैप्टर, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, 4 तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। और जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाए, तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज होगी अप्लाई ओनली होल्डिंग कॉस्ट, ये हमेशा परसेंटेज, डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करनी है आपने, बस ये बात याद रखनी है। जब भी परसेंटेज आ जाए, और परसेंटेज कहाँ लगेगी, तो आपने कहना है भाई होल्डिंग कॉस्ट पे लगेगी। और परसेंटेज अप्लाई ओनली होल्डिंग कॉस्ट एंड परचेज प्राइस। जब भी डिस्काउंट आ जाए तो 2 हज़रात इफेक्ट होंगे, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक परचेज प्राइस, दोनों के ऊपर परसेंटेज लगेगी डिस्काउंट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर कोई टेंशन नहीं पड़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेफ रहेगा। डिस्काउंट है या नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं है। क्या मेरी बात समझ लगी? पे स्टॉक आउट कॉस्ट, ये 4 तरह की कॉस्ट होती है। कौन कौन सी कॉस्ट होती है जी? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। अब ये चारों कॉस्ट कौन सी होती है? 1 बाय 1 पढ़ते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज कॉस्ट में वो जो भी रॉ मटेरियल खरीदूंगा उसकी प्राइस। परचेज कॉस्ट में क्या आएगा? हाँ, रॉ मटेरियल को खरीदना। बस याद है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये डेफिनेशन अलग थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री याद है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक था बच्चों, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एक था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या था? चीज़ों को खरीदने से लेकर गोडाउन तक के सारे खर्चे, ये थे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पर हम यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं करें, परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट में चीज़ों को खरीदने का खर्चा, उसमें क्या आएगा जी? परचेज प्राइस आ जाएगी जो कि इनवॉइस वैल्यू होगी, नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज आ जाएंगे, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है वो हम माइनस कर देंगे। बस इसमें सिर्फ ये आएगा। परचेज कॉस्ट में क्या आएगा? रॉ मटेरियल बाइंग कॉस्ट ओनली, रॉ मटेरियल बाइंग कॉस्ट ओनली, सिर्फ को खरीदने से लेके खरीदने तक के खर्चे, बस कोई सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, फ्रेट चार्जेस, बस यहाँ तक डन जी, गोडाउन तक लाने तक के खर्चे नहीं। मेरी बात समझ लगी? याद है देखें। फिर हमारे पास आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हमारे पास क्या आता है जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि कॉस्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर टू कॉस्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर टू गुड्स reached at godown।
ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर से लेके जब तक गुड्स गोडाउन में पहुंच नहीं जाती वहां तक के सारे खर्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगे। ये यानी कि ये गुड्स को ये ऑर्डर देने का खर्चा। क्या ख्याल है? परचेज कॉस्ट में क्या? चीज़ों को खरीदना सिर्फ। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या? ऑर्डर देने से लेके, परचेज ऑर्डर से लेके गोडाउन तक जब तक चीज़ें नहीं आ जाती वो सब तक क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ब्रोकर्स कमीशन, कम्युनिकेशन कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट परचेज या ऑर्डर डिपार्टमेंट को कहते हैं। उन सारों के खर्चे हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। यहाँ तक देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें। चले आगे। अच्छा जी। तीसरी वाली कॉस्ट क्या थी? होल्डिंग कॉस्ट को क्या कहते हैं जी? कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में HC कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? चीज़ों को संभालने का खर्चा। ठीक है, ये गोडाउन से लेके जब तक चीज़ें वर्क इन प्रोसेस में नहीं चली जाती तो जिस जगह पे पड़ी होंगी उस जगह का जो भी खर्चा आएगा उसको होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये चीज़ों को संभालने की कॉस्ट है, चीज़ों को संभालने की कॉस्ट है। जैसे कि वेयर हाउस टू रिलेटेड कॉस्ट, रेंट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमने एक स्पेशल गोडाउन ले लिया किराए पे। क्यों लिया? इन्वेंटरी को संभाल सकूं, तो ये होल्डिंग कॉस्ट है। वो जो कमरा था तो हमने रॉ मटेरियल को रखने के लिए उसको मेंटेन किया, उसको स्पेसिफाइड डिज़ाइन बनाए, उसके रैक्स बनाए, ठीक है, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? होल्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस इक्विपमेंट, मिसाल के तो जैसे हमने आयरन के रैक्स बनाए। आयरन तो एक इक्विपमेंट है ना, फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड चलेगा ना, है तो इक्विपमेंट है। पर इक्विपमेंट किस वजह से है? रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए। हमने कोई टोकरियाँ वगैरह बनाई, कोई बकेट वगैरह बनाई, बकेट्स वगैरह खरीदे, ड्रॉ वगैरह खरीदे, वो जो इक्विपमेंट होगा स्टोरेज में वो सारा सारा होल्डिंग कॉस्ट होगा। एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। ये एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल क्या है? यही तो हमारा परपेचुअल सिस्टम था जिसमें हम इन्वेंट्री के आने और जाने को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जो बंदा या टीम मेंटेन करेगा, सैलरी वगैरह, उसके खर्चे वगैरह सारे सारे होल्डिंग कॉस्ट में चले जाएंगे। लॉस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिटोरिएशन और ऑब्सोलिसेंस। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल ज़ाया हो गया, वो जो खर्चा होगा वो संभालने की वजह से हुआ, तो वो खर्चा किसको दे देंगे हम? होल्डिंग कॉस्ट को दे देंगे। रॉ मटेरियल इंश्योरेंस कॉस्ट। रॉ मटेरियल की अगर इंश्योरेंस है तो जो खर्चा होगा वो होल्डिंग कॉस्ट में चले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फाइनेंस कॉस्ट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, ज़बानी समझाऊँ? पहले ज़बानी समझाता हूँ, अगर समझ लगी तो फिर यहाँ से न्यूमेरिकल कुछ छोटा मोटा करवा के समझा दूँगा। ठीक है, पहले ज़बानी समझाता हूँ। देखो, मेरे पास 1 लाख रुपया है। मेरे पास कितना जी? चलो समझाई देता हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपये है। वी हैव 100,000 वेला पड़ा हुआ, वेला पड़ा हुआ। अगर मैं इसको बैंक में रखवाऊँ तो मुझे साल का 10,000 जो है वो मेरी इंटरेस्ट इनकम बन जाती है। यस सर नो? ये 10,000 की मेरी इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। मुझे मटेरियल खरीदना पड़ गया। अब ये जो मेरे पास 100,000 पड़ा हुआ है ये कहाँ चले जाएगा? मटेरियल को परचेज करने में। मटेरियल को परचेज करने में। जब ये मटेरियल को परचेज करने में चले जाएगा तो क्या ख्याल है? मुझे ये इंटरेस्ट इनकम सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो मुझे ये नहीं मिलेगी ना। क्या ख्याल है? दूसरे लफ्ज़ में अगर ये मेरे पैसे हैं
तो भी मुझे 10% का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो कि अगर मैं लोन लेता हूं, मेरे पास पैसे है ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, पहले वाला केस क्या था, मेरे पास पैसे हैं और वो बैंक में 10% इंटरेस्ट नहीं अर्न कर पाऊंगा, और वो पैसे कहाँ इस्तेमाल हो गए, मटेरियल को परचेज करने में, यानी कि मटेरियल की परचेज की वजह से 10% का इंटरेस्ट लूज किया मैंने। डन जी। अच्छा, फिर अगला, मान लो मेरे पास अपने पैसे नहीं हैं, मैंने कर्जा ले लिया। लोन किस वजह से लिया, ताकि मटेरियल खरीद पाऊँ। क्यों खरीदना, ताकि स्टॉक आउट ना हो जाऊँ। तो मैंने लोन लिया, मटेरियल खरीदा, और उस लोन लेने के ऊपर 10% मुझे इंटरेस्ट पड़ गया। अब अगर तो वो रॉ मटेरियल 2 महीने रहेगा तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अगर तो वो रॉ मटेरियल 6 महीने रहेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब जितनी देर तक वो रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा उतना इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो इंटरेस्ट किस वजह से चल रहा है, होल्डिंग की वजह से। जितना कम होल्ड करोगे उतना इंटरेस्ट कम पड़ेगा, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। तो क्या ख्याल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फाइनेंस कॉस्ट ये किस पे आएगा, होल्डिंग कॉस्ट में आएगा। नहीं बात समझ आई, नहीं आई, आ गई, और बताऊं। ठीक है, लास्ट वाली कॉस्ट है स्टॉक आउट कॉस्ट। लास्ट वाली कॉस्ट क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट आएंगी। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या जी, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये जो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना बच्चों, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। कौन सी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट का वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, किताबें पढ़ने का फायदा होता है। अब कह दो कहीं नहीं पढ़ा हुआ, इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ा हुआ है ना, कहाँ पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट वाले चैप्टर में एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अब होता है इकोनॉमिक्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट कैलकुलेट करता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट कैलकुलेट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए हम जो डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी, ये कंट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है, जिसको कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी कहते हैं, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, यानी कि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पर कैसे, कंट्रीब्यूशन लॉस इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगी, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, और एक कस्टमर मेरे पास आया और कहता है कि मुझे गारमेंट की इंडस्ट्री है, कहता है मुझे 10,000 शर्ट चाहिए, 1000 शर्ट चाहिए। हम कहते यार काश रॉ मटेरियल होता तो इसको मैं 1000 शर्ट बनाकर बेचता। तब मैं क्या करूँगा, उसे माजरत करूँगा, भाई रॉ मटेरियल नहीं है, आपको नहीं बेच सकता। तो स्टॉक आउट की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन एक आ रहा था, वो नहीं आया। तो एक इनकम आ रही है, वो ना आए, तो ये भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस जो कि, अच्छा हकीकत में लॉस हुआ, सोचो ज़रा, हकीकत में लॉस हुआ मतलब एक कस्टमर आया और कस्टमर ने कहा 1000 शर्ट दे दें, और आपने कहा यार मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं, चले जाओ। तो क्या मैं इसके ऊपर लॉस रिकॉर्ड करूँगा कुछ? हकीकत में तो लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऑर्डर आया था बस नहीं लिया। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ, किसकी वजह से कैंसिल हुआ? यही तो रेलिवेंट कॉस्टिंग है, क्या आपकी प्रोजेक्ट्स रेलिवेंट है। देन तो स्टॉक आउट की वजह से वो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो स्टॉक आउट की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था अब वो नहीं आया, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन लॉस आ जाएगा। क्या ये वाली बात मेरे समझ लगती है? क्या डायग्राम से समझाऊं? और फिर पेनल्टी ड्यू टू स्टॉक आउट। पेनल्टी ड्यू टू स्टॉक आउट का मतलब क्या है? कस्टमर ने कहा कि कस्टमर ने मान लो कि 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया, और कस्टमर ने कहा कि मुझे 31 अक्टूबर तक, ताकि नवंबर दिसंबर में सर्दियाँ आने वाली होंगी तो मुझे बेचनी है, तो 31 अक्टूबर 26 तक मुझे जैकेट्स चाहिए। अगर तुम ड्यू डेट तक जैकेट डिलीवर ना कर पाए तो फिर पेनल्टी पड़नी है ₹25,000
2 लाख की। अब 31 अक्टूबर 2026 से पहले मेरा स्टॉक आउट हो गया, सिर्फ मैं 6000 जैकेट्स बना पाया, तो मैं 31 अक्टूबर 26 को जैकेट्स नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? स्टॉक आउट की वजह से। तो फिर मुझे जब डिलीवर की तो 2 लाख का खर्चा करना पड़ा, पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो ये जो पेनल्टी पड़ी ये किसकी वजह से हुई? ड्यू टू स्टॉक आउट। तो ये भी स्टॉक आउट की कॉस्ट। तो स्टॉक आउट की कॉस्ट में 2 ही कॉस्ट आएंगे, एक कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा और एक पेनल्टी आ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहां तक कोई मसला है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछें। मुश्किल बातें हैं? चलें आगे फिर। चलो, अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाए जनाब। डिसीजन रिगार्डिंग। अब पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 में हमने 4 कॉस्ट का टाइप्स पढ़ी थी। अब आ जाए पार्ट 2 में, टाइप्स ऑफ डिसीजन में आ जाए। डिसीजन रिगार्डिंग ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओह एडे वर्ड आ गए, सारे सारे याद करेंगे। डिसीजन रिगार्डिंग जी, किसका फैसला करना है जी? किसका फैसला करना है? बोले ना, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डर साइज। और ये ऑर्डर क्वांटिटी है, और इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। डन। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अच्छा, ये वाला पूरा चैप्टर साल के ऊपर चलेगा। ये वाला पूरा चैप्टर किसके ऊपर चलेगा? ये साल के ऊपर चलेगा। ये महीनों के ऊपर नहीं चलने वाला, क्वार्टर के ऊपर नहीं चलने वाला, 15 दिनों के ऊपर नहीं चलने वाला। ये सारा चैप्टर जवान किसके ऊपर चल? जवान, ये पीछे वाली कहानियां तू कैसे सुनेगा? हाँ, अब फिर तुमने कहना है सर ये यूट्यूब पे अपलोड कर दें। हाँ, नहीं कहेगा तो कर देंगे। अच्छा, ये वाला सारा चैप्टर किस पे चलेगा? साल पे चलेगा। ठीक है जी। तो मान लो पूरे साल की डिमांड, बच्चों किसकी डिमांड जी? पूरे साल की डिमांड, मिसाल के तौर पर 10,000 kg, चलो 1 लाख kg कर लेते हैं। आलू कर लो, चीज़ कर लो, गोश्त कर लो, कुछ भी कर लो। पूरे साल में हमें कितना मटेरियल चाहिए? 1 लाख kg। नहीं समझ आ रही? पक्की बात? ये जो 1 लाख kg है, अब मसला ये है, ये 1 लाख kg मैं कैसे मंगवाऊं? पूरे साल में 1 लाख kg चाहिए। तो मैंने सोचा कि हर एक क्वार्टर यानी कि हर 3 माह बाद मैं ऑर्डर दूंगा। हर 3 माह बाद ऑर्डर दूंगा। हर 3 माह बाद जो ऑर्डर देना है, तो साल में कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 4 ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो 1 लाख kg मुझे पूरे साल में चाहिए, अब ये किस तरह करके मंगवाऊँ? पहली वाली ऑप्शन ही आती है, कैसे करता हूँ? 5-5 हज़ार करके मंगवाता हूँ। कैसे मंगवाता हूँ जी? 5-5 हज़ार करके मंगवाता हूँ। अगर मैं 5-5 हज़ार करके मंगवाऊंगा तो सोचो पूरे साल में कितनी मरतबा ऑर्डर देना पड़ेगा? इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे ना, ये हमारे पास आ जाएगी ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है जी? ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां से अगर मैं चाहूं नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करना, तो आपने कैसे फाइंड किए? आपने कैसे फाइंड किया? आपने एनुअल डिमांड को ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। ये मैंने आपको सिखाया? अब बोलो ना, मैंने नहीं सिखाया आपको। ये ऑर्डर क्वांटिटी माशाल्लाह आप लोगों ने खुद ही फड़का दिया। तो यही फॉर्मूला ऑर्डर क्वांटिटी का। तो कितने ऑर्डर दूंगा मैं? तो मैं
20 मरतबा ऑर्डर दूंगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5000 करूंगा तो 1 लाख पूरा होगा। क्या ये वाली बात मेरी समझ आती है? मुश्किल बात है? चलें आगे चलते हैं। फिर एक मेरे माइंड में ख्याल ये आया कि जो मैंने 1 लाख केजी मंगवाना है ना, 5-5 हज़ार करके नहीं मंगवाता। और क्या ऑप्शन आती है मेरे ज़हन में? मैं 10-10 हज़ार करके मंगवा लेता हूँ। क्या मंगवा सकता हूँ? अगर मैं 10-10 हज़ार करके मंगवाता हूँ, अब बताओ ऑर्डर कितने लगने हैं? अब 10 ऑर्डर लगेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ जी? अच्छा, मेरे ख्याल में ये आ रहा है कि नहीं यार, 10 हज़ार करके नहीं मंगवाते, कोई 20 हज़ार करके मंगवा लेते हैं। 20 हज़ार केजी मंगवाते हैं, 20 हज़ार केजी मंगवाते हैं। अब ऑर्डर कितना देना पड़ेगा? कितना? 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब मेरा ज़हन में आ रहा है, अच्छा वैसे आपस की बात ये है 50 हज़ार तक भी जा सकते हो, डन। पर मैं यहां पे ब्रेक लगाने लगा हूं। कितना जी? 25,000 केजी। तो कितनी मरतबा ऑर्डर देना पड़ेगा? 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब बताएं, अब आप ये हमने अभी सीखना है, ये सीखना है। अब मुझे ये बताएं कि मैं 5,000 करके मंगवाऊं, 10,000 करके मंगवाऊं, 20,000 करके मंगवाऊं या 25,000 करके मंगवाऊं। इनमें से एग्जामिनर आपसे पूछेगा विच ऑर्डर क्वांटिटी इज मोस्ट इकोनॉमिकल। क्या पूछेगा जी? वो क्या पूछेगा जी? मतलब ये दे देगा और यहां से रिक्वायरमेंट पूछेगा, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? विच ऑर्डर क्वांटिटी इज मोस्ट इकोनॉमिकल। तो क्या लगता है इनमें से कौन इकोनॉमिकल होगा? वो हम सीखेंगे। इनमें से वो इकोनॉमिकल होगा जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसकी कॉस्ट कम होगी। और कितनी कॉस्ट होती है? 4। परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, सॉरी, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट हमारी गेम का हिस्सा नहीं बनेगा, वो राउंड 2 में आएगा। अभी राउंड 1 चल रहा है, इसके चैप्टर के 2 हिस्से हैं, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 2 में स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा, राउंड 1 में 3 कॉस्ट आएंगे। परचेज कॉस्ट, उसके बाद ऑर्डरिंग, ऑर्डर देना ना, ऑर्डर देंगे तो फिर होल्ड करेंगे ना, इस तरह से पहले चीज़ें को परचेज कर लो, परचेज करने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर चीज़ें आ गई फिर होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे तरतीब से याद कर लो। डन जी। अब इनमें से कौन सा बेस्ट होगा? आंसर है जिसकी टोटल कॉस्ट, विच ऑर्डर क्वांटिटी इज मोस्ट इकोनॉमिकल। आप कहेंगे जिसकी टोटल कॉस्ट कम आएगी। विच ऑर्डर क्वांटिटी मोस्ट इकोनॉमिकल, आप कहेंगे विच हैविंग लोएस्ट टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से लोवेस्ट टोटल कॉस्ट किसकी है? अब चारों का मुकाबला करवाएंगे। क्या करवाएंगे? चारों का मुकाबला करवाएंगे। एक बात गौर करें जरा, क्या आपसे नोट होती है वाली बात? क्या ज़हन यहां तक जाते हैं आपके? अगर मैं 5,000 की बात करूं, अगर मैं 5,000 की बात करूं तो देखो थोड़े थोड़े करके मंगवा रहा हूं, ऑर्डर क्वांटिटी कम है। नहीं, मेरी बात समझ आ रही? अगर ऑर्डर क्वांटिटी कम है, नहीं, परचेज प्राइस सेम रहती है। परचेज प्राइस चेक करो, 1 लाख केजी है, 1 लाख केजी है, पूरे साल में चलते हैं हम पूरे, तो परचेज प्राइस तो कांस्टेंट है। मतलब अगर 10 रुपये का मटेरियल है वो, तो हर एक में जो परचेज प्राइस आ रही है, परचेज प्राइस हर एक केस में अगर हम एट 10 रुपये भी लगाएं, एट ₹10 पर केजी लगाएं, और यहां से अगर मैं परचेज प्राइस कैलकुलेट करना चाहूं
तो हर एक की 1 मिलियन आएगी, इसकी भी परचेज प्राइस 1 मिलियन आएगी, इसकी भी परचेज प्राइस 1 मिलियन आएगी, इसकी भी परचेज प्राइस 1 मिलियन आएगी। यस सर नो? परचेज प्राइस तो कांस्टेंट है, पूरे साल में चलना है हमने, ऑर्डर वाइज नहीं चलना। नहीं समझ आ रही बात? अब गौर करने की बात यह है, जब मैंने ऑर्डर क्वांटिटी 5000 रखी तो कौन सी 3 कॉस्ट में से कम कॉस्ट हुई है? परचेज प्राइस को मैंने बता दिया कांस्टेंट है, अब 2 कॉस्ट रहती हैं, या ऑर्डर या होल्डिंग, इनमें से कौन सी कम कॉस्ट लगेगी? ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, मैंने 5-5 हज़ार करके मंगवा रहा हूं, 5-5 हज़ार करके मंगवाऊंगा, तो बच्चों मेरे इससे क्या होगा? लो होल्डिंग कॉस्ट, नो होल्डिंग कॉस्ट, लो होल्डिंग कॉस्ट। 5000 कम मंगवा रहा हूं ना, 5000 में से कुछ तो इस्तेमाल हो जाएंगे ना, तो अब पीछे जो बच जाएंगे वो कम बचेंगे ना, तो उनको होल्ड करना आसान है जी, उनके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट क्या आएगी जी? कम आएगी। नहीं बात समझ आ रही मेरी? अब जब होल्डिंग कॉस्ट कम आती है, जब मैं ऑर्डर कम दूंगा, तो फिर ऑर्डर की तादाद बढ़ जाती है, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा? मेरी ऑर्डर कॉस्ट क्या हो गई? ज्यादा हो गई। हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी बढ़ गई। यस और नो? तो यहां से, और आखिरी वाला जरा देखें, आखिरी वाले में देखें, ऑर्डर ज्यादा दिया तो ऑर्डर कम लगे हैं। क्या ख्याल है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में एंड वाले में उलट नहीं हो गया? यहां पे हाई आ गया होल्डिंग कॉस्ट और लो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो फिर क्या यहां से मैं ये बात कर सकता हूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में और होल्डिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन? अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। नहीं बात समझ आ रही मेरी? पक्की बात? क्लियर? अब इनमें से मोस्ट इकोनॉमिकल कौन होगा, वो इनका मुकाबला करवाएंगे, वो मैं भी बताऊंगा। चले आगे जी? ठीक है जी, ये नोट करना होगा तो सेंड कर दूंगा मैं आपको, फिर नोट कर लेना। आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये हमारा राउंड 1 है, ये वाला डिसीजन। क्या फैसला करना है जी? क्या फैसला करना है जी? कि भाई ऑर्डर क्वांटिटी कितने मंगवाएं। अभी मैंने बता दिया ऑर्डर क्वांटिटी मसला है, 5 करके मंगवाएं, 10, 15 मंगवाएं, 20, 25 मंगवाएं, या 50 मंगवाएं, या 1 लाख इकट्ठा ही मंगवा लें, क्या मंगवाएं। दूसरा फैसला क्या, इसका राउंड 2 क्या है? इन्वेंट्री लेवल रिलेटेड डिसीजन। इन्वेंट्री लेवल रिलेटेड डिसीजन क्या जी? कि मैं जब मेरी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, मतलब आटा खत्म होने वाला है, अम्मा ने कहा 2 दिन का रह गया, अब अम्मा ने फैसला करा 2 दिन पहले ही मैं नई बोरी मंगवा लूँ, या 1 दिन और गुजार के नई बोरी मंगवा लूँ, या सारा आटा खत्म होने के बाद नई बोरी मंगवाऊँ। ये है इन्वेंट्री लेवल रिलेटेड डिसीजन, यानी कि आपके गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री रह जाए कि आप नया ऑर्डर प्लेस करें। ये राउंड 2 है हमारा। डन जी? इसको बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे इस पहले वाले के ऊपर। आज हमारा पहले वाला ख़त्म हो जाएगा, आज मैं पहले वाला ख़त्म करके जाऊंगा। डन? फिर पास करके प्रैक्टिस करेंगे कुछ, फिर हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में जाएंगे। इसको ऑप्टिमम बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी क्या है बताएं? क्या है? क्या करेंगे? टोटल रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द मंथ लिखा हुआ है? ओ नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, फॉर द ईयर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा आपने, कॉस्ट फॉर द ईयर। ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर चलता है जी? ये ईयर साल के ऊपर चलता है, ये मंथ के ऊपर नहीं चलता। अगर कोई चीज़ मंथ के ऊपर होगी तो उसको किस पे ले जाएंगे जी? साल पे ले जाएंगे। नई बात समझ आ रही मेरी? टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, ओ रेलिवेंट कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट जानते हो ना आप? रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ के आए हुए आप लोग। यानी कि यहाँ से आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट उठानी होगी।
यहाँ से अपने कौन सी कॉस्ट उठानी होगी, वेरिएबल कॉस्ट उठानी होगी, फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट होगी। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी, इग्नोर करेंगे फिक्स कॉस्ट को। सिलेक्ट ऑप्शन विद लोएस्ट टोटल कॉस्ट, और वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसकी लोएस्ट टोटल कॉस्ट आ रही होगी। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, इग्नोर फिक्स कॉस्ट। और टोटल रेलिवेंट कॉस्ट में 4 कॉस्ट आएंगी, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ये स्टॉक आउट कॉस्ट पार्ट 2 में नजर आएगी, पार्ट 1 में नजर नहीं आएगी आपको। ध्यान तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला तो मेरे से पूछ लें। चलें जी, इसका मतलब हमें किन कॉस्ट का सामना करना पड़ना है, 3। बच्चों कौन कौन सी बोलो ना बच्चों, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अब इन तीनों के फॉर्मूलाज याद करते हैं अभी, फिर एक सवाल करते हैं। डन बच्चों, परचेज कॉस्ट कैसे आएगी? परचेज कॉस्ट, ये बच्चों परचेज कॉस्ट है बच्चों, क्या जी, परचेज कॉस्ट है फॉर द ईयर। तो बड़ी आसान सी बात है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट, परचेज कॉस्ट पर यूनिट है ना बच्चों। बच्चों क्या लिखा हुआ बच्चों, ये परचेज प्राइस पर यूनिट है बच्चों, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स। और पूरे साल में टोटल यूनिट्स को क्या कहेंगे, एनुअल डिमांड। यहाँ पे बस टोटल यूनिट का एनुअल डिमांड का वर्ड आ रहा होगा। एनुअल डिमांड का मतलब पूरे साल में टोटल यूनिट्स इतने हैं। एनुअल डिमांड का मतलब क्या है, हम पूरे साल में इतने यूनिट्स डिमांड करेंगे। नहीं बात समझ आ रही मेरी? आ रही है। अब क्या आ गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि पर हो, जिसका पर हो आगे टोटल भी उसका हो, जिसका पर हो आगे टोटल भी उसका हो। क्या ख्याल है? पर किताब मल्टीप्लाई बाय टोटल किताब करेंगे तो किताब की कॉस्ट आएगी। पर चेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल चेयर करेंगे तो टोटल चेयर की कॉस्ट आएगी। नहीं समझ आ रही? पर डायनासोर मल्टीप्लाई बाय टोटल डायनासोर, उनकी कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ आ रही है जी? ओके। अब फिर मुझे ये बताएं, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, पर ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑर्डर आ जाएंगे। क्या ख्याल है? पर के बाद कौन है, पर किसका, ऑर्डर का, मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑर्डर, मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑर्डर। बच्चों टोटल ऑर्डर को मैं नंबर ऑफ ऑर्डर कह सकता हूं, टोटल ऑर्डर को नंबर ऑफ कह सकता हूं, 20 ऑर्डर टोटल है, वही नंबर ऑफ ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल ऑर्डर है। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर क्वांटिटी, ओक्यू। ओक्यू मीन ऑर्डर क्वांटिटी। नहीं बात समझ आ रही? फिर होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। याद रखिएगा बच्चों, क्या रखना है जी, बच्चों क्या रखना है, याद, होल्डिंग कॉस्ट हमेशा 1 यूनिट का होगा और पूरे साल का होगा। बहुत कीमती बात, होल्डिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर होगा। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, 1 यूनिट को होल्ड करने का खर्चा पूरे साल का। और अगर यहां पर आ जाए मंथ तो मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा, यहां पर आ जाएगा क्वार्टर तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, क्योंकि पर ईयर तक जाना है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है, अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय किससे होना चाहिए, टोटल यूनिट्स। नहीं समझ आ रही मेरी बात? अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, टोटल यूनिट्स। क्या ख्याल है? यस और नो? टोटल यूनिट्स होने चाहिए, पर चेक करें टोटल यूनिट्स तो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये जो होल्डिंग कॉस्ट होती है ये इन्वेंट्री को संभालने की कॉस्ट होती है। ये जो टोटल यूनिट्स हैं ये वाले, क्या ये दोनों बराबर होंगे बच्चों? नहीं।
बच्चों ये तो टोटल यूनिट्स वो हैं जो मैंने खरीदने हैं। बच्चों ये वो यूनिट्स होंगे जिनको मैंने संभालना है। क्या जितने यूनिट्स मैं खरीदूंगा पूरे साल संभालूंगा उनको? नहीं, यूनिट्स आते जाते रहेंगे। यूनिट्स पूरे साल आ रहे ही होंगे, जा रहे होंगे, आना जाना पूरे साल यूनिट्स का लगा रहेगा। तो फिर मैं ये देखूंगा ऑन एवरेज पूरे साल में कितने यूनिट संभाल रहा हूं। तो क्या ख्याल है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री आनी चाहिए पूरे साल की। नहीं समझ आ रही? यहां पे एवरेज, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। जो भी हमारी ऑर्डर क्वांटिटी होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। नहीं समझ आ रही बात? पक्की बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं तो आप फॉर्मूला बता देंगे? परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, ऐसे। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय, ये एडीसी पे खत्म हुआ है ना, ये एडी पे खत्म हुआ है, अगला एडी शुरू हुआ, एडी ओवर ओ क्यू। सही कह रहा हूं मैं? और फिर होल्डिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, जबकि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये ऐसे होगा, पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री कैसे होगा, ये कहां पे खत्म हुआ, ओक्यू, तो ये ओक्यू से स्टार्ट होगा, ओक्यू ओवर 2। ये 3 फॉर्मूले मुझे अभी याद कर दो, ये इस्तेमाल करूंगा हमेशा 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 के लिए इस पूरे चैप्टर में। ये 3 फॉर्मूले ऐसे याद कर दो, परचेज प्राइस इनटू एनुअल डिमांड, टोटल परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एडी ओवर ओक्यू, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू ओक्यू ओवर 2, होल्डिंग कॉस्ट टोटल पर ईयर। ये तीनों याद कर दो, ये इस्तेमाल करूंगा ऐसे ही, इसी डिजाइन से। आगे चलें, थोड़ा टाइम चाहिए, पक्की बात? थोड़ी यार, जबरदस्त। आगे चलते हैं फिर। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बोलो ना। हाँ, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, मैंने ये लिखा है अगर आपको याद हो। ये तब लगता है डजंट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, अगर सेफ्टी स्टॉक 0 है तो फिर ओक्यू ओवर 2 होता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है तो ओक्यू ओवर 2 के साथ देखो, ओक्यू ओवर 2 तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई, और जो इसके अलावा कोई छुप छुपा के कहीं पे छुपा के, सारों की नजर से छुपा के कोई स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी तो पूरे साल ही पड़ा रहेगा ना, उसको भी तो संभालना ही है ना। तो बच्चों अगर सेफ्टी स्टॉक है तो सेफ्टी स्टॉक ऐड करके एवरेज इन्वेंट्री बन जाएगी, अगर सेफ्टी स्टॉक 0 है तो ओक्यू ओवर 2 ही एवरेज इन्वेंट्री है। और समझाऊं इसको, और समझाऊं, आसान है? चलो अब ये जो सारा कुछ पढ़ा, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज, बच्चों क्या पूछ रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज मोर इकोनॉमिकल, इज मोर इकोनॉमिकल, इनमें से कौन सा मोर इकोनॉमिकल है, यानी कि मैं 5000 करके मंगवाऊं, 10 या 20 करके मंगवाऊं, क्या ख्याल है, इनमें से क्या करके क्या मंगवाऊं मैं, 5000, 10,000 या 20,000, क्या ख्याल है? और अगर आप इनके आंसर देखें ज़रा, मैंने आंसर लिखे हुए हैं ना, आंसर चेक करें तो सबसे लोवेस्ट 5 आ रहा है, इसका मतलब 5,000 करके मंगवाऊंगा। पर ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करें टोटल कॉस्ट, चलें अभी मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, फॉर्मेट बनाऊंगा, सारे सवाल उसी फॉर्मेट पे जाएंगे, आपने अपने सारे सोल्यूशन उसी फॉर्मेट पर रखने हैं। डन? अगर कोई आई कैप का सोल्यूशन भी होगा, आपने आई कैप का सोल्यूशन सिर्फ आंसर मैच करने हैं, फॉर्मेट अपना इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझ आ रही है? चलो आजे ज़रा, यहाँ पर है, ज़रा सवाल पढ़ते हैं। एनुअल डिमांड कितनी है, 40,000 यूनिट, ये मेरी क्या हो जाएगी, एनुअल डिमांड। परचेज कॉस्ट कितनी है बच्चों, देखें ना, परचेज कॉस्ट कितनी है, ₹120, ये परचेज प्राइस आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल परचेज कॉस्ट आ गई। होल्डिंग कॉस्ट चेक करें, ₹25, होल्डिंग कॉस्ट है तो ये पर यूनिट होनी चाहिए, है, और पर ईयर भी है, हमें यही चाहिए था। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, सब कुछ हमारे मुताबिक पड़ा हुआ है। डन?
अब फॉर्मेट बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, यूनिट्स हमारे पास 5000 हैं और कौन से हैं? 5000, 10,000 और 20,000। और एक और यूनिट लेकर आऊंगा कल को, एक और यूनिट लेकर आऊंगा, पर अभी नहीं आएगा। ये नीले वाला लिख रहा हूं, पर ये भी नहीं, इसको आपको बताऊंगा मैं। क्लियर हो गया बच्चों? मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? बच्चों टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बच्चों क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डन जी। अच्छा बच्चों, ऑर्डर क्वांटिटी कितना है बच्चों? ऑर्डर क्वांटिटी 5000, आगे 10 और 20। यहां तक कोई मसला बच्चों? बच्चों टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आएगी बच्चों परचेज कॉस्ट। बच्चों क्या जी? टोटल परचेज कॉस्ट सबसे पहले ये आएगा। बच्चों टोटल परचेज कॉस्ट कैसे आएगा? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। जी बताएं कितना आती है? 48000000। इधर भी यही आएगा। तो परचेज कॉस्ट चेक करें, कांस्टेंट है। यहां तक कोई मसला? बाकी बात सेकंड कौन आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हो, ओडी आवर ओक्यू भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। यहां तो कोई मसला? अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितने हैं? 4500 ना? 4500 यस सर नो? 4500 या 4500 यहाँ पे लिख देता हूँ 4500। एनुअल डिमांड कितनी है जी? 40,000। यहाँ पर आ जाएगा 40,000। ओक्यू कितना आएगा? पहले वाले में 5, 10 फिर 20 डन जी। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। आंसर बताएं जी। 18,000, 9,000। अब कौन रह गया जी? होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट। फॉर्मूला होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय ओक्यू ओवर 2। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितने हैं? 25। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप लोग एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो। बस 25 लिखें, आगे ऑर्डर क्वांटिटी 5000, 10,000, 20,000 के लिए कैलकुलेशन कर दें जी। आगे नेक्स्ट
अब इनको तीनों को टोटल कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक मिनट, 48985850, देन 494300, 505900। बच्चों इनमें से डिसीजन क्या है? डिसीजन क्या है? 5000 यूनिट्स आर मोर इकोनॉमिकल, ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये 5000 यूनिट ये जीत गया। हमने तीनों का मुकाबला करवाया और उस तीनों के मुकाबले में ये 5000 यूनिट जीत गया। तो हम ये 5000 यूनिट 5-5 करके यूनिट्स मंगवाएंगे, ये हम 5-5 करके यूनिट्स मंगवाएंगे। ये सवाल है, बस सारे सवाल मैं इसी पैटर्न पे चलाऊंगा, पहले परचेज, फिर ऑर्डरिंग, फिर होल्डिंग। वैसे आपस की बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये फैसला करना है कि इनमें से कौन इकोनॉमिकल है, तो ये मज़े की बात बताऊँ, चेक करो, इसको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये दो कैलकुलेट करेंगे, एक और एक दो, ख़त्म। बस ये भी नहीं करूँगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है। पहले मैं यहाँ पे लिखने लगा था टोटल रेलिवेंट कॉस्ट लिखने लगा था, ये रेलिवेंट ही नहीं है, फिक्स है तीनों में, ये तो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनेगी, इसलिए मैंने फिर टोटल कॉस्ट लिख दिया। टोटल कॉस्ट लिख रहा हूँ तो तीनों लिख लूँगा। जब रेलिवेंट कॉस्ट लिखूंगा ना तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि तीनों में सेम है। मतलब 48 लाख जो है ये डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ही नहीं लेके आ रहा, इसका कोई हिस्सा, कोई कंट्रीब्यूशन इसकी नहीं है। वैसे समझ आ रही है? फैसला 36 ऑर्डरिंग और होल्डिंग के ऊपर हुआ, क्या ख्याल है? और चेक करें हर एक में पैटर्न वही है, 36,062 है। जब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुई, देखिए होल्डिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो गई है। मेरी बात समझ लगी? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। क्लियर? चलो आगे चले फिर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये मैंने आपको पहले बात बता दी थी कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या रहती है बच्चों? वो सेम, उसने सेम रहना, उससे चेंज नहीं होना। मेरी बात समझ लगी? जैसे कि ना हाँ 5000 हर बार 5-5 हज़ार करके मंगवाऊंगा, ऐसे नहीं पहले 5 मंगवा लो फिर 5.5 मंगवा लो फिर 6, ऐसे नहीं होगा। अगर 5000 का फैसला किया फिर 5000, 10,000 का तो 10,000। नेक्स्ट आ जाए, मान लो बच्चों अगर टोटल क्वांटिटी कितनी थी 40,000 ना, तो 5 होता, 10 आ गया, 20 आ गया और 40 भी ले आता। अब तो बहुत टाइम लग रहा है इसको, हर एक का मुकाबला करवाएंगे और मुकाबला करवाने के बाद पता चल रहा है। तो क्यों ना हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो हमें बता दे कि अगर आप ये मंगवाओगे ना ये सबसे सस्ता पड़ेगा, तो फिर क्या हमें मुकाबला करवाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमें मुकाबला करवाने, ये ऑर्डर क्वांटिटी है। अब हम सीखेंगे इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। अभी हमने क्या सीखा? और ये ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिकल नहीं है, इस ऑर्डर क्वांटिटी का मैंने मुकाबला करवाया, मुकाबला करवाने के बाद मैंने देखा कौन सस्ता है, तो पता चला 5000 सस्ता है। हो सकता है कोई इसके अलावा ऐसा कॉम्बिनेशन हो ऑर्डर क्वांटिटी का जो आंसर 4.8 मिलियन से भी कम लेकर आ जाए, या इससे तो कम से कम लेकर आ जाए। जिसका मतलब 5000 बेटर नहीं है, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में कौन सी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए जो सबसे सस्ती हो? अब कॉन्सेप्ट का नाम बदल गया, अब हम ऑर्डर क्वांटिटी की दुनिया से निकलकर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर आ गए। आपको पता है इकोनॉमिक का मतलब क्या है? चीपर डजंट मीन लो क्वालिटी, चीपर मीन कंपैटिटिव प्राइस, लो प्राइस। देन
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन जो हमें लो कॉस्ट करे, चलो चीपर का वर्ड बुरा लग रहा है, जो हमें लो कॉस्ट करे, ये अच्छा वर्ड है। क्लियर हो गया? अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे फाइंड करें, उसका एक फॉर्मूला है, कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी टेकन फ्रॉम सप्लायर एवरी टाइम हम यही क्वांटिटी मंगवाएंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो क्वांटिटी एट विच सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इज मिनिमम। क्या कह रहे हैं जी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो है जहां पर ऑर्डरिंग और होल्डिंग, आपको पता है परचेज कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, तो जब ऑर्डरिंग और होल्डिंग दोनों को जमा करेंगे सबसे कम आंसर इसका आता है। नहीं बात समझ आ रही? अभी हम प्रूफ भी करेंगे, अभी हम प्रूफ करेंगे, अभी के भी करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट EOQ? फॉर्मूला स्क्वायर रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो फॉर्मूला क्या जो मैं लिखने वाला हूं ये याद करना है आपने। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये फॉर्मूला याद करना। देखें याद होता है? शाबाश। देखें याद होता है? फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट बाद में बताता हूं, पहले इसको संभालते हैं। उसी सवाल में वापस आए, इसी सवाल में वापस आए और यहां से EOQ फाइंड करें। चौथी रिक्वायरमेंट EOQ, बताएं इसका EOQ क्या आता है? इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आती है? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 4500 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट। आंसर कितना आया? 3795 यूनिट्स। इसका मतलब क्या, अगर मैं 3795 यूनिट्स करके मंगवाऊं तो मेरी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी। इसको ज़रा चेक ना कर लें, सबूत ज़रा पक्का हो जाए। क्या कर लें? प्रूफ कर लें इसको। चलें 3795 यहाँ पर आ जाए। याद है मैंने चौथे यूनिट की जगह छोड़ी हुई थी, चौथे यूनिट्स की जगह छोड़ी हुई थी। तो चौथे यूनिट्स पर आ गया हमारा EOQ। EOQ क्या था? 3795। डन जी। चलो 48 लाख तो आना ही आना ये तो। अब बताओ अगली दो कॉस्ट जी। 47431। मज़े की बात ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट भी यही निकलेगी, चेक कर लें आप, यही निकलेगी। थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है पर निकलेगी यही। खैर है 47438, पर ये बहुत भी एग्जैक्ट बराबर आते हैं। डन जी। और मज़े की बात ये इसका आंसर पहले से भी कम आएगा, चेक करें ज़रा। फोर सेवन फोर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना। 47431 47438। आंसर बताएं। 48, रुक जाएं, ये 4898 था। ये क्या था जी? 48, अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो क्या था जी? 4898। और चेक करिए 4894 है, आगे गोली मारे। इसका मतलब सबसे इकोनॉमिकल ये पड़ा मुझे। तो इसका मतलब क्या, अगर ऑर्डरिंग साइज आ जाए तो मुझे उनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप EOQ फाइंड करो और EOQ सबसे इकोनॉमिकल होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो अगर मैं आपसे ये कहूं, ऑर्डर क्वांटिटी वर्सेस EOQ आ जाए तो कौन जीतेगा? EOQ जीतेगा। तो अगर EOQ का ऑर्डर क्वांटिटी से मुकाबला करवाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया EOQ जीतता है। डन जी की बात। यहां तक देख लें, कोई बात मेरे से पूछनी हो, यहां तक देख लें कोई बात पूछनी हो। चले आगे। चलो
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब मैं हर एक एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, हर एक एग्जाम्पल में नई नई वैरायटी सीखेंगे, ठीक है जी। ये भी आसान काम था, अब आस्ता आस्ता हल्का सा चैलेंजिंग होता रहेगा, पर वो चैलेंजिंग मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम नोट सब कुछ मैंने आपके लिए रेडीमेड तैयार करके रखा हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज रेलिवेंट कॉस्ट ओनली। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल आएंगे, ये मैंने सारे मसले मसाइल यहाँ पे लिख दिए जिन के साथ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो किस पर होगी, पर ऑर्डर पर होगी, वो मेरे लिए रेलिवेंट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ गया अब, पर यूनिट, ये रेलिवेंट नहीं है, ये रेलिवेंट नहीं है। सो वी विल इग्नोर इन क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो वह रेलिवेंट नहीं होगा। वाई? क्योंकि यूनिट कांस्टेंट है, यूनिट कांस्टेंट है, 1,00,000 यूनिट, वो बदलना ही नहीं है। तो जब ऑर्डरिंग कॉस्ट यूनिट के ऊपर आएगी तो हर एक ही सारों की ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आ रही होगी, क्योंकि अब वो पर यूनिट पर है और यूनिट कांस्टेंट है। ये बात समझ नहीं आई तो प्रूव हो सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर वेरी करेगा, कभी 10 ऑर्डर, 12 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, ऑर्डर वेरी करेगा। पर यूनिट तो एनुअल डिमांड जो है वो वेरी कर ही नहीं सकती पूरे साल। क्या पूरे साल ऑर्डर वेरी कर सकता है? यस। क्या पूरे साल एनुअल डिमांड वेरी कर सकता है? नो। तो अगर ये कॉस्ट पर यूनिट है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, ये वैसे जैसे परचेज प्राइस पर यूनिट है, मल्टीप्लाई जब टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे तो सारों की ये कॉस्ट सेम आएगी। तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर कर भी लो, चारों में एक जैसी आ रही होगी, चारों में एक जैसी आ रही होगी, तो उसको लिखने का फायदा क्या, टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि उसने फैसले में कोई किरदार अदा करना ही नहीं है। नहीं समझ आ रही? आगे चले, आगे मज़े की बात है। तीसरा वाला पॉइंट, ये मज़े वाला है, ये अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन परचेज प्राइस पर यूनिट। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो परचेज प्राइस पर यूनिट पर बेस कर रहा है तो फिर वो रेलिवेंट बन जाएगा। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्ट पर यूनिट होगा उसे मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट होना होगा, वो रेलिवेंट नहीं है। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पर यूनिट होगा वो रेलिवेंट है। आप कहेंगे सर वो परचेज प्राइस भी सेम रहती है, आप कहेंगे सर परचेज प्राइस भी तो सेम रहती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन परचेज प्राइस पर इज रेलिवेंट व्हेन डिस्काउंट इज गिवन। और अच्छा वर्ड कर लें, और अच्छा जुमला कर लें, जब डिस्काउंट, अब अगर डिस्काउंट आ गया, अब परचेज प्राइस सेम है या डिफरेंट है? भाई 10 मान लो 100 रुपये वाली चीज़ है, 10 का डिस्काउंट मिल गया, अब एक की प्राइस 100 है और डिस्काउंट के बाद की प्राइस 90 है, अब प्राइस बदल गई है, रेलिवेंट है मेरे लिए। ठीक है, क्लियर? याद रखना है इसको, याद रख लेंगे। एग्जाम्पल 2 EOQ फाइंड कर लेंगे ना खुद से। 721। एग्जाम्पल नंबर 3 में सारा डाटा ऊपर वाला सेम है, सारा डाटा ऊपर वाला ही है, तो EOQ क्या फाइंड किया था आप लोगों ने? 39, यही फाइंड किया था, 3795 भी किया था ना। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जाम्पल करवा चुका, ये वही है, 5, 10, 20 सारा डाटा वही है, एज पर एग्जाम्पल नंबर 1 सारा डाटा वही है। तो आंसर चेक करें, EOQ से सबसे लोएस्ट आ रहा था। डन जी, ये करवा चुका मैं, नहीं करवाया? राइट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर क्वांटिटी इज मोर इकोनॉमिकल? 20 मंगवाऊँ 40 मंगवाऊँ, इनमें से कौन सी मोस्ट इकोनॉमिकल है? क्या आप लोग ये कैलकुलेट कर लोगे? अगर मैं आपको परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बता दूं, आगे मुकाबला करवा लोगे? मसला सिर्फ परचेज का, मसला सिर्फ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का, होल्डिंग कॉस्ट का होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का। अगर तीनों में कैलकुलेट करके दे दूं, क्या एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर लेंगे? नहीं करेंगे? कर लेंगे ना? चले आजा जरा। इस पूरे सवाल में सबसे मुश्किल चीज़ 3 है, परचेज प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट करना, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैलकुलेट करना। आगे तो फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट चीज़ें पुट करेंगे, बाकी तो सारा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ नहीं, सवाल में है नहीं ना,
सवाल में ये है कि इनमें से ऑर्डर क्वांटिटी कौन इकोनॉमिकल है, सवाल ये है। उसने ये नहीं कहा कि EOQ को भी लेकर आओ, नहीं। डन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्किंग बन जाएंगी जी बच्चे, वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 1 बन जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और वर्किंग नंबर 2 बन जाएगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बाकी सवाल आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, मुझे इश्यू नहीं है। चले आगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नंबर 1 पर आ जाए, एनुअल डिमांड आ गया बच्चों। ऑर्डर प्लेसमेंट 25,000 पर ऑर्डर है, तो ये कंसीडर कर लूंगा जी। ऑर्डर प्लेसमेंट आ गया 2500। ट्रांजिट इंश्योरेंस ₹4,000 पर ट्रिप, बताएं ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है। यहाँ पे पर ट्रिप है, पर ट्रिप यहाँ पे एज अ पर ऑर्डर आ रहा है। बहुत अच्छे, वेल डन, अच्छा पिक किया। ट्रांजिट इंश्योरेंस आ गया, तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट डिटो वर्ड नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये 4,000 ये आ गया। 1 बाय 1 ऊपर से शुरू करेंगे, जो जहां पर आ रहा है उसको वहां पर प्लेस करते रहेंगे ताकि सारा पढ़ भी लेंगे, कोई मिस भी नहीं होगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट ₹40 पर यूनिट है। इंस्पेक्शन कॉस्ट ₹40 पर यूनिट है। ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट हमारे पास कहां पर आई थी, चेक करें जरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, होल्डिंग कॉस्ट पे। ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन मसला ये पर यूनिट आ गया। क्या ख्याल है, अगर ये पर यूनिट आएगा तो इसको इग्नोर करेंगे। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पर यूनिट की वजह से इसको कर देंगे इग्नोर। अगर पर ऑर्डर होता तो कंसीडर करता। बात समझ आ रही? ओके, तो ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। आगे चलते हैं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट ₹20 पर यूनिट पर एनम। हर वो चीज जो पर यूनिट पर एनम पर आ जाए वो तो होल्डिंग कॉस्ट है। बेशक उसके नाम हाथी लिखा हो, डायनासोर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसको तो हम फटाफट ही ले लेंगे। ₹10 पर यूनिट पर एनम ले लें जी। स्टोर स्टाफ सैलरी, ये कौन है जी? स्टोर स्टाफ सैलरी जी, ये कौन है जी? पर फिक्स्ड है, नहीं लूंगा मैं, ये फिक्स कॉस्ट है। ये स्टोर स्टाफ सैलरीज है, ये पर यूनिट पर एनम नहीं है बच्चों। स्टोर स्टाफ सैलरीज ये होल्डिंग कॉस्ट है, लेकिन होल्डिंग में फिक्स है, पर यूनिट पर एनम नहीं है। क्या ख्याल है? तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में भी 2 कॉस्ट आ गई। जी, करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है ₹20 पर करने तो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सारों को जब कन्वर्ट करेंगे ना, सारों का आंसर से एक जैसा ही आएगा, हर एक ऑर्डर का सेम आएगा। कर सकते हैं पर आंसर ही सेम आ जाना है, तो रेलिवेंट नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट, क्योंकि मेरे यहाँ पे मोर इकोनॉमिकल, सो दैट्स अ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करना ना। हाँ, करना चाहे तो कर सकते हैं हम, पर फायदा नहीं होना उसका। कितना आ गया? 6,500। और यहाँ से होल्डिंग कॉस्ट में कौन कौन आया? वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है 20, और इंश्योरेंस कॉस्ट 10, तो ये हमारे पास बन गई 30।
परचेज प्राइस है हमारे पास बच्चों? नहीं है बच्चों। क्या हमारे पास परचेज प्राइस है? चेक करें इसमें, नहीं है ना, नहीं है। तो बस ठीक है, ऑर्डरिंग और होल्डिंग आगे आगे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, या मैं पहुंचा दूं? मैं पहुंचा दूं, पक्की बात। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी ना कर लें, एग्जाम्पल 5 भी ना कर लें जी बच्चों, ये भी आप ही करेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी मोर इकोनॉमिकल है, 10 और 15 दोनों का मुकाबला करवाना है, दोनों का मुकाबला करवाना है। तो मैं इसमें से आपको 2 कैलकुलेट कर देता हूं। वर्किंग 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और वर्किंग नंबर 2 बना लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये दोनों कैलकुलेट कर देता हूं आपको। अब हर एक एग्जांपल में आप नई नई वैरायटी सीखेंगे। पीछे वाले एग्जांपल में हमने सीखा कि 2 फिक्स कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट आ गई और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट थी पर इग्नोर किया। आ जाए एनुअल डिमांड का बताया क्या करना है। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट ₹3000 पर ऑर्डर है, तो कंसिडर कर लूँ ये, ठीक है। ये मेरे पास आ गई ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, कितनी जी? 3000। ये मेरे पास 3000 आ गया। यहां था कोई मसला? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, यस और नो? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कहता है ₹5000। ओह शुक्र है, पर ऑर्डर। ये भी कौन है? पर ऑर्डर। दोनों कंसीडर करूंगा, पर ऑर्डर पे। इफ ऑर्डर साइज इज बिलो एंड इक्वल टू 12000। कहता है अगर 12000 तक यूनिट मंगवाते हो ना, तो हर ऑर्डर पर 5000 का किराया लगेगा। लेकिन अगर तुम 12000 से ऊपर जाते हो तो फिर किराया 5 नहीं 7 लगेगा। इसका मतलब 10 और 15, इसका मतलब एक के ऊपर किराया 5 लगेगा, 15 के ऊपर किराया 7 लगेगा। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगा, हर एक OQ की अलग कैलकुलेट करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10,000 ऑर्डर क्वांटिटी मंगवाऊँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर मैं 15,000 ऑर्डर क्वांटिटी दूं तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर क्वांटिटी डन जी। तो ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट भाई 10,000 मंगवाएं तो भी 3,000 ही है, अगर 15,000 मंगवाएं तब भी 3। ये देखें, जब आपके पास 2 डिफरेंट रेंज आ जाए तो इस तरह से आप दोनों ऑर्डर क्वांटिटी की अलग अलग ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या 3 और 3 को डिफरेंस है कोई? वे तो सेम है। मसला किस में आया? ट्रांसपोर्टेशन में। तो आज हमने ये सीखा कि चेंज हो सकता है ये। अगर मैं 10 मंगवाऊँ तो 5,000 पड़ेगी, और अगर 15,000 मंगवाऊँ तो 12,000 से ऊपर निकल जाएगा, तो आंसर 7,000 का आएगा। ये ऐसे करूँगा मैं। क्या मेरी बात समझ आई? आगे चले। परचेज प्राइस का पता आपको क्या करना है? परचेज प्राइस का आपको पता है क्या करना है? वेयर हाउसिंग कॉस्ट ₹20 पर यूनिट पर एनम। तो ये हमारे पास क्या आ गया? होल्डिंग कॉस्ट आ गया। तो इसको होल्डिंग कॉस्ट वाली जगह पे लिख दें। जिस तरह 2 डिफरेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट आई हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी 2 डिफरेंट आ सकती हैं। आगे चलते हैं। ट्रांजिट इंश्योरेंस 10% ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट। ट्रांजिट इंश्योरेंस है बच्चों क्या जी? ट्रांजिट इंश्योरेंस है। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस है 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो ये रेलिवेंट है। ये क्या जी? रेलिवेंट है। बात समझ आ रही है? परचेज प्राइस कितनी हमारे पास पर 100 थी, 100 का 10%, ये हमारे पास आ जाएगी, आंसर इज 10। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ये बात समझ आई मेरी? आगे चलें। इंटरेस्ट रेट फाइनेंस कॉस्ट। आपको पता है फाइनेंस कॉस्ट मैंने पहले कहा था होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर लगती है। फाइनेंस कॉस्ट किसके ऊपर लगती है जी? होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर लगती है। यहाँ तक कोई मसला?
ये जो फाइनेंस कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर लगती है, याद रखिएगा ये हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? परचेज प्राइस के ऊपर। 100 का 10%, ये 10 मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी होगी। ये मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट है। बात समझ आ रही है मेरी? कितना आ गया? 10 आ गया। स्टोर रेंट ₹25,000 पर मंथ, फिक्स हो गया, इग्नोर करें। अदर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो ये अदर होल्डिंग आ जाएगा। आंसर कितना आया? 60। इसका टोटल करें, इसका टोटल करें, इसका टोटल करें। नीचे वाले का 100 आ गया, इसका 8,000 10 और इसका 10,000 10। आगे अंजाम तक पहुंचा दोगे? आगे अंजाम तक पहुंचा दोगे? ठीक है जी। ये सारा कीजिएगा। होमवर्क आपका यही है कि सारे एग्जाम्पल्स को रिवाइज कीजिएगा। 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं आप वो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह EOQ डिस्काउंट के साथ करवाऊंगा। EOQ डिस्काउंट के साथ करवाऊंगा तो हम उसके बाद एग्जाम्पल 7 करेंगे, फिर ये हमारी ज़िंदगी में पास पेपर आ जाएंगे। ओए कुछ ज़्यादा नहीं है, पर मज़े की बात चेक करें ना। ये देखें, होमवर्क 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 होमवर्क, बाकी क्लास में। डन जी। ये छोटे छोटे सवाल है, इसका होमवर्क 15-20 मिनट में सवाल हो जाता है इसका। अल्लाह हाफिज़।